Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a new topic about the financial statements and analysis of financial statements. And before we go into our topic, let's see what we discussed in our previous lecture. So let's summarize our previous lecture. In previous lectures we discussed the differentiation and understanding of various terms used to express value, including liquidation value, going concern value, book value, market value and intrinsic value. So I hope you remember कि हमने liquidation value को जब डिस्कस किया था तो liquidation value in fact जो भी कंपनी के या फर्म के एसेट्स को सेल करके जो अमाउंट्स रिसीव की जाती हैं that is called liquidation value. And going concern value because when we sell an operating business, जब भी हम किसी ऑपरेटिंग बिजनेस को लिक्विडेट कर रहे हैं तो कैश फ्लोज आर ऑलरेडी अटैच्ड विद इट, तो उसकी एक ख़ास वैल्यू है. इसको हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल के साथ भी वादे किया था. और इसके अलावा हमने बुक वैल्यू डिस्कस किया था. बुक वैल्यू इज़ इन फैक्ट द अकाउंटिंग वैल्यू जब हम उसको परचेज़ करते हैं और उसके बाद ओवर द नंबर ऑफ पीरियड्स हम उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं. तो बुक वैल्यू माइनस अक्यूमुलेटेड वैल्यू, in fact we refer it as a book value, the purchase value minus the accumulated depreciation. And then market value, हमने जब एसेट्स को लिक्विडेट करते हैं तो उसमें से जो कंपनी की या फर्म की लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के बाद और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पे करने के बाद वट एवर इज़ लेफ्ट दैट इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू एंड दैट इज़ फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स. And then there is intrinsic value. Intrinsic value is in fact the perceived value. जो कुछ भी किसी सिक्योरिटी की वैल्यू मार्केट में एक इन्वेस्टर उसके लिए पे करने के लिए रेडी होगा, that will be called intrinsic value. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि intrinsic value ही मार्केट वैल्यू हो. किसी भी सिक्योरिटी की कोई भी इन्वेस्टर जो है किसी सिक्योरिटी के लिए एक सर्टन सम ऑफ मनी पे करने के लिए रेडी होगा, दैट इज हिज और हर परसेप्शन. ओके, एंड देन द सिक्योरिटी इटसेल्फ इज बीइंग ट्रेडेड इनटू द मार्केट, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए. एंड देन वी डिटरमिन द वैल्यूज़ ऑफ बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक्स एंड कॉमन स्टॉक्स. हमने उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट की थी कि जब भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहा है किसी सिक्योरिटी में, किसी भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में, तो उसको वो क्या वैल्यू एसोसिएट करता है उसके साथ, तो वो वैल्यूज़ हमने आइडेंटिफाई की थी यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज. उसके अलावा हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल्स थे उनको डिस्कस किया था. किसी में कांस्टेंट ग्रोथ थी, किसी में कंटिन्यूस ग्रोथ थी, और कोई देयर आर सम फिगर दे वर कांस्टेंट ओवर द नंबर ऑफ पीरियड्स, और हमने इनको कैलकुलेट किया था फॉर sometimes for infinite number of periods और कुछ cases में with finite number of periods where n was given. It was maybe 10 years, 20 years or 30 years. उसके बाद हमने yield to maturity डिस्कस किया था कि एक वैल्यू किसी भी सिक्योरिटी में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसमें से रिटर्न कितना अर्न करता है इन्वेस्टर, तो वी डिस्कस दैट कंसेप्ट एज वेल. और बिहेवियर ऑफ बॉन्ड प्राइसेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कि बॉन्ड प्राइसेस जो हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब बॉन्ड की ड्यूरेशन किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर जब इंटरेस्ट रेट्स वेरी करते हैं तो उनका रिएक्शन कैसे होता है, ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पिछले चैप्टर में डिस्कस की थी. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर. दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 इन वैन हॉन्स बुक, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और इसमें आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर कंटेंट्स. किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है और उसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए. And then explain why financial statement analysis is important to the firm and to outside suppliers of capital. Financial statement का जब हम analysis करते हैं तो actually we are taking different kind of considerations from different perspectives. Sometimes from management's perspective, sometimes from any stockholder like stockholders or the debtors,
और उसके अलावा मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हम मुख्तलिफ फिगर्स को ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम इनकी मुख्तलिफ फिगर्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके हम चेक करते हैं, उनकी रेशोज़ चेक करते हैं। तो एक्चुअली वी आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टेस्ट टू मेजर द हेल्थ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि किसी भी शख्स की या किसी की हेल्थ के बारे में अगर आपने प्रिडिक्ट करना हो तो देन यू मे कंडक्ट सर्टेन टेस्ट, you might take some blood samples and perform certain tests, and only then you can declare that this person is fit or this person is not fit, इसको क्या बीमारी है और इसको किस तरह से हमने रेक्टिफाई करना है। इसी तरह से किसी भी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ रेशोज़ को यूज़ करते हैं। तो हम प्रिडिक्ट क्या करते हैं कि फ़र्म की हेल्थ कैसी है। अब फर्म की हेल्थ जो है वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक मैनेजर जो है वो अपनी फर्म को किस तरह से देखना चाहता है, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो टेस्ट के कैसे देखना चाहता है। एक स्टॉक होल्डर जो है वो अपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए ये देखना चाहता है कि कंपनी कितना अर्न करती है और कितनी साउंड है, उसके एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। और इसी तरह से जो कैपिटल सप्लायर्स हैं उनको इंटरेस्ट होती है कि उनकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है। इसी तरह से जब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं तो उनके जो सप्लायर्स हैं उनको इंटरेस्ट होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या उनके कैश फ्लोज इस काबिल हैं कि उनकी लायबिलिटीज़ को टाइमली पे किया जा सके। एंड देन you should be able to define, calculate and categorize according to liquidity, financial leverage, coverage, activity and profitability the major financial ratios and understand what they can tell us about the firm। और मुख्तलिफ जो हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, उनसे हमने क्या समझना है, उसको इंटरप्रेट करना और उनको डिटरमिन करना। वी शुड बी एबल टू डू दैट। एंड देन define, calculate and discuss firm's operating cycle and cash cycle। फर्म के जो ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल्स हैं वो किस तरह से कंप्लीट हो रहे हैं और इसमें कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिटरमिन करती हैं। और इस ना सिर्फ डिटरमिन करनी है बल्कि हमने उनको एनालाइज करना है इंडस्ट्री एवरेज के साथ भी कि इंडस्ट्री में जो बाकी फर्म्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। और पर्टिकुलरली हमें वो फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो रिलेटेड फील्ड के अंदर हों। अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करते हैं तो हमारे लिए जो उस इंडस्ट्री के अंदर जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत के आईटी इंडस्ट्री के फर्म्स के साथ हम उसको कंपेयर करें। एंड देन यूज़ रेशियोज टू एनालाइज अ फर्म्स हेल्थ एंड देन रिकमेंड रीजनेबल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द फर्म। तो हम जो रेशोज़ के साथ जो डिफरेंट रेशोज़ या डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करने के बाद जो हम एनालाइज करेंगे फर्म्स को, उसकी बेस पे हम उसको रिकमेंड करेंगे कि हमने जो प्रोसीजर फर्म के अंदर चल रहा है क्या वो सही है या उसको आल्टर करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए या इवन किसी ऑपरेशन को ऑल टुगेदर ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने डिसाइड करनी हैं। And analyze a firm's return on an investment, that is earning power, and return on equity using DuPont approach। एक तो हम सिंपल मुख्तलिफ फिगर्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके हम अपना रेशियोज़ को जो है एनालाइज करते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं इंडस्ट्री के साथ और सिमिलर फर्म्स के साथ। और एक DuPont अप्रोच है, उसमें हम मुख्तलिफ रेशियोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं उसके अंदर उनको मल्टीप्लाई करके, ऑल्दो द एंड रिजल्ट मे बी द सेम थिंग, हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। एंड देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस कि उसके अंदर लिमिटेशंस क्या हैं, क्या कुछ हम अपने गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कौन से टेस्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते, या इवन अगर हम टेस्ट करते हैं और उनके साथ कोई प्रेडिक्शंस हम करते हैं तो दे मे नॉट बी वैलिड इन द मार्केट। तो ये चीज़ें हम यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड देन यू शुड बी एबल टू यूज ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस एंड इंडेक्स एनालिसिस टू गेन एडिशनल इंसाइट इनटू अ फर्म्स परफॉर्मेंस। तो इसके अलावा हमने ट्रेंड्स देखने हैं ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड्स
कि रेशियोज जो हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं, जो गिवन फिगर्स हैं उनका इम्पेक्ट क्या आ रहा है। अगर हम सिंपली गिवन फिगर्स को देखें, फॉर एग्जांपल हम कैश को देखते चले जाएं, कैश इन द ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तो वो हो सकता है हमें एक मीनिंगफुल पिक्चर नहीं दे। लेकिन जब हम उसको रेशियोज में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल 10% ऑफ एसेट्स, 12% ऑफ एसेट्स, 15% ऑफ आवर एसेट्स, समथिंग लाइक दैट, तो इट मे बिकम मोर मीनिंगफुल। और इसी तरह से हम कॉमन साइज एनालिसिस करते हैं, फिर इसके अलावा हम इंडेक्स एनालिसिस करते हैं। तो ऑल दीज टेस्ट एक्चुअली एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस एंड द हेल्थ ऑफ द फर्म्स। एंड नाउ we see what is a financial statement analysis and what kind of tests we are going to apply in it. First of all, financial statements. Financial statements क्या होती हैं? जो very familiar one is one we call it balance sheet. इसको recently financial position of the firm, financial statement, financial position of a firm भी कहा जाता है। बैलेंस शीट को फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म भी कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज स्टेटमेंट्स हम अपने टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अ पॉसिबल फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, जो ज़्यादातर जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं दे आर ऑन द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट। एंड देन we use balance sheet ratios using different figures of balance sheet like different heads, cash, receivables, inventories, इनका और total assets। इसी तरह से जो दूसरे हेड्स हैं लाइबिलिटी साइड पे, हम इनको आपस में इस तरह से रिलेट करते हैं कि वी गेट समथिंग मीनिंगफुल। और इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट रेशियोज, प्योरली इनकम स्टेटमेंट रेशियोज या उसके अलावा कंबाइनिंग बोथ फिगर्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, हम इनको भी आपस में रिलेट करके रेशियोज फाइंड आउट करते हैं टू गेट समथिंग मोर मीनिंगफुल। उसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस, हम इनका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं ओवर नंबर ऑफ पीरियड्स लाइक मे बी 3 years, 4 years और 5 years। हम रेशियोज को आपस में देखते हैं कि इनका ट्रेंड कैसा है, आइदर दे आर टुवर्ड्स द इम्प्रूविंग साइड और दे आर डिटीरियोरेटिंग। तो अकॉर्डिंगली हम उसके साथ मेजर्स हमें लेना पड़ेंगे ताकि फर्म की हेल्थ जो है दैट शुड बी मेंटेन्ड। इसके अलावा कॉमन साइज एंड इंडेक्स एनालिसिस हैं। कॉमन साइज एनालिसिस में हम एक फर्म की बैलेंस शीट को फॉर एग्जांपल उसके एसेट्स के साथ सारी फिगर्स को डिवाइड करके एक रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर हम डिफरेंट ईयर्स की रेशियोज को, जो हम कॉमन साइज रेशियोज हमने फाइंड आउट की हैं, बाय डिवाइडिंग द फिगर्स on the asset side dividing them with the assets and on the liability side dividing them with the liabilities plus shareholders equity। तो जो भी फिगर्स हम ओवर नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास आती हैं हम उनका एनालिसिस करते हैं। कॉमन साइज हम इसको इसलिए कहते हैं कि व्हेन वी डू दिस सब के डिनोमिनेटर में फिर एक आता है। ओके इसको जब हम इस पे आएंगे तो वी विल सी दैट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड देन इंडेक्स एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस में हम एज यू नो कि हम इसको रिलेट कर देते हैं किसी बेस ईयर के साथ, और बेस ईयर आमतौर पे वो ईयर होता है जो वेयर द कंपनीज और फर्म्स दे परफॉर्म इन अ लिटिल बिट बेटर पोजीशन ओवर सम नंबर ऑफ पीरियड्स। तो हम उसमें से एक ईयर को एज अ बेस ईयर पिक कर लेते हैं और उसमें से उसकी फिगर के साथ बाकी ईयर्स की फिगर्स को डिवाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेस ईयर के हिसाब से बाकी ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। And then let's see the examples of external uses of statement analysis। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि इसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं और एक्सटर्नल यूजर्स इसके कौन से हो सकते हैं। अगर आप किसी भी फर्म की बात करें तो उसमें उसकी मैनेजमेंट, उसके स्टॉक शेयर होल्डर्स, उसको कैपिटल प्रोवाइडर्स या सप्लायर्स जो हैं, दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स। सो द वन हु आर फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड दे कैन बी ट्रेड क्रेडिटर्स एंड और सबकी अपनी अपनी तरजीहात होंगी, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी कि वो फर्म की हेल्थ को किस तरह से देखना चाहते हैं। सो इन केस ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स देयर फोकस इज़ ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ट्रेड क्रेडिटर्स को जो शॉर्ट टर्म में कंपनी के साथ डील कर रहे होते हैं, जिनका ट्रेड साइकिल इज़ लेस देन अ ईयर,
तो उनको कंपनी की लिक्विड पोजीशन के साथ ज़्यादा कंसर्न होती है कि उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, कंपनी उनको राइट अवे फुलफिल कर सकती है या नहीं। तो ट्रेड क्रेडिटर्स की कंसर्न इस तरह से होती है। एंड देन बॉन्ड होल्डर्स, एंड बॉन्ड होल्डर्स दे आर एक्चुअली द कैपिटल प्रोवाइडर्स फॉर सम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उनकी कंसर्न क्या होती है कि दे फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म कैश फ्लो ऑफ द फर्म। तो बॉन्ड होल्डर्स दे विल बी रिसीविंग इंटरेस्ट एवरी ईयर। तो उनकी कंसर्न ये है कि अगर कंपनी का कैश फ्लो अच्छा चल रहा है देन दे शुड बी सेटिस्फाइड कि उनको इंटरेस्ट पेमेंट जो है दैट विल बी पेड आउट ऑफ इट। और इसी तरह से शेयर होल्डर्स, उनका फोकस क्या होगा, दे वुड बी फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म। अब स्टेक होल्डर जो है, जो स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर्स हैं, उनकी कंसर्न ये है कि देयर वेल्थ शुड बी मैक्सिमाइज्ड, कंपनी के एसेट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हों। इसके अलावा कंपनी जो है एवरी ईयर उनको एक अच्छी अमाउंट डिविडेंड में पे कर रही हो। सो ऑल दिस इज़ पॉसिबल कि जब कंपनी की जो टेस्ट हम परफॉर्म करें उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। एंड एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल यूजेस ऑफ स्टेटमेंट एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान, it would be focusing on assessing the current financial position and evaluating potential firm opportunities। जब भी कोई फर्म अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस के दौरान अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को जब चेक कर रही होती है तो उसके पास वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज कर रही होती है और उसी की बेस पे वो फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं। अगर कंपनी के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट को अवेलेबल कर सकती है, then they will be doing it based upon the test they will be performing on the financial statements। तो उनके जो फ्यूचर प्लानिंग हैं they are directly related towards the financial position of the firms। और अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है तो अब वो कभी फ्यूचर जो उनके प्लान्स हैं उनको वो कंडक्ट में भी अप्रोच ना करें, या ऐसा भी पॉसिबल है कि वो किसी ऑपरेशन को जिसमें ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं उसको ऑल टुगेदर ख़त्म कर दें। So this will help the managers to do some future planning। And then control, it focuses on return on investment for various assets and asset efficiency। इसके अलावा इसका एक और जो यूजेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कि कौन से एसेट्स जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से एसेट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और एसेट्स की एफिशिएंसी को वो चेक कर सकते हैं यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब जो एसेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, या तो उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है या वो ऑपरेशंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के जो डिसीजंस लेने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो फैसिलिटेट करती है मैनेजर्स को कि वो ये डिसीजंस ले सकें। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है दैट हेल्प्स to understand and focus on understanding how suppliers of funds analyze the firm। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट है फर्म की, जो जिनके लिए इंटरनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प करती है कि जो बाहर के सप्लायर्स हैं वो किस तरह से परसीव करते हैं फर्म को। अगर आपके फर्म के इंडिकेटर अच्छे हैं तो इट मीन्स कि जो सप्लायर्स हैं या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय कंपनी के बारे में अच्छी है, और फ्यूचर डीलिंग में आपको कोई एक्सटेंसिव किस्म की नेगोशिएशंस या कंडीशंस जो हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी फर्म की हेल्थ अच्छी है तो मे बी एवरीवन वुड बी विलिंग टू डू बिजनेस विद द फर्म, और अगर कंपनी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो देन द कंपनी माइट बी हैविंग सम ट्रबल व्हाइल नेगोशिएटिंग फॉर सम फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर कंपनी को हो सकता है इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़े, उसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस जो है वो स्ट्रिक्ट होंगी ताकि जो सप्लायर्स हैं वो मेक श्योर करेंगे, क्योंकि उनकी कंसर्न ये है कि कंपनी की हेल्थ अगर अच्छी है तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है दैट विल ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ इट, और अगर कंपनी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनके जो डाउट्स हैं उनको वो रिप्लेस करने के लिए कंपनी के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को स्ट्रिक्ट रखेंगे। एंड देन there are some primary types of financial statements. One is balance sheet, the other one is income statement. So balance sheet is in fact a summary of firm's financial position on a given date that shows total assets equal to total liabilities plus owner's equity।
I hope कि आपने during the course of your studies, studying different टेक्स्ट बुक्स एंड डिफरेंट कोर्सेज, आपको बैलेंस शीट्स और इनकम स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी पता होगा. एंड यू मस्ट बी अवेयर कि बैलेंस शीट जो है दैट इज़ ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑन अ गिवन डेट. एंड फॉर एग्जांपल मे बी एट द एंड ऑफ ईयर 31st ऑफ दिसंबर. और इसके अलावा ये हम इसको किसी भी डेट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं. और जो इनकम स्टेटमेंट है, इट इज़ अ समरी ऑफ फर्म्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंडिंग विद नेट इनकम और लॉस फॉर द पीरियड. और जो इनकम स्टेटमेंट है उसको हम ओवर अ पीरियड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं उनकी जो रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वट एवर प्रोडक्ट्स दे आर प्रोड्यूसिंग दे विल बी सेलिंग देम इन द मार्केट. और उनके जो ऑपरेशंस हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी फिनिश्ड विद इन अ डे और टू और मे बी विद इन अ मंथ. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. उनके ड्यूरिंग द ऑपरेशंस उनके पास कोई स्टार्टिंग बैलेंस होगा, उनके पास कुछ एंडिंग बैलेंस होगा, उसके अंदर परचेजेस भी होंगी. तो हमने जो अपना रिक्वायर्ड हमारी जो अमाउंट्स हैं उनको हमने हमारी जो रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, हमने वो कैलकुलेट करनी है और उसको हमने अपने कंपनी या फर्म के सेल्स में से माइनस करके अपना इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट जो कुछ भी है उसको कैलकुलेट करना है. तो इनकम स्टेटमेंट इज़ फॉर अ पीरियड, जबकि बैलेंस शीट इज़ ऑन अ पर्टिकुलर डेट. Okay, now let's see what is there in the balance sheet and have some of the explanation. On the asset side, you will be seeing cash and cash equivalent. Cash equivalent, they are marketable securities with a shorter duration. आप उनको किसी भी टाइम पे मार्केट में सेल कर सकते हैं. कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में, इट मे बी इन द स्टॉक्स, इट मे बी इन द बॉन्ड्स, तो आप उनको जो सेल कर राइट अवे इफ़ यू कैन सेल इट, इफ़ द फर्म कैन सेल देम, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू कैश इन फैक्ट. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एंड देन अकाउंट्स रिसीवेबल, इट इज़ इन फैक्ट द अमाउंट्स आउट बाय कस्टमर्स. कंपनी जो भी सेल करती है और उसके ऊपर जो उसको रिसीवेबल्स हैं, जो रिकवरीज अभी नहीं हुई, दे आर कॉल्ड रिसीवेबल्स. एंड देन देर आर इन्वेंट्रीज. अगर किसी भी फर्म की जो ऑपरेशंस के दौरान जो भी सप्लाईज यूज़ की जाती हैं और उनका जो बैलेंस अवेलेबल है, दैट इज़ नॉन एज इन्वेंट्रीज. एंड देन प्रीपेड एक्सपेंसेस. देर आर सर्टन एक्सपेंसेस जो कि पे किए जाते हैं फॉर द होल ईयर, फॉर एग्जांपल द इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, तो दे आर फॉर द फुल पीरियड, सो दे आर काइंड ऑफ एसेट. और इसके अलावा अकोमोलेटेड टैक्स प्रीपेड जो हैं, समटाइम्स अगर कोई टैक्सेस प्रीपेड हैं तो दे आर आल्सो एन एसेट. एंड देन दे ऑल मेक करंट एसेट्स. और उसके बाद we have fixed assets. Fixed asset actually they are based on the original amounts paid. और उसमें से हम accumulated depreciation माइनस करते हैं so that we get net fixed assets. और उसके बाद हमारी फर्म्स की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं. उसके बाद अदर एसेट्स में कोई भी लॉन्ग टर्म टाइप की इन्वेस्टमेंट उसमें पॉसिबल है, तो दे मेक टोटल एसेट. सो दिस इज़ द एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट. हमने इसको समराइज़ किया है, मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट काइंड ऑफ हेड्स हैं सिर्फ उनको हमने यहाँ मेंशन किया है. उसके अलावा जो लायबिलिटी साइड पे अगर हम देखें तो देन देर आर नोट्स पेएबल. उसके बाद अकाउंट्स पेएबल हैं अगर जो भी आप परचेजेस करते हैं और उसके ऊपर जो पेमेंट ड्यू हैं. इसके अलावा अक्रूड टैक्सेस हैं, जो टैक्सेस आपने अभी पे नहीं किए हुए. उसके बाद अदर अक्रूड लायबिलिटीज़ हैं जो आपने पे करनी हैं. उसके बाद एंड ऑल दीज थिंग्स विल मेक करंट लायबिलिटीज़. और इसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स हैं. एंड देन देर आर शेयर होल्डर्स इक्विटी. उसमें कॉमन स्टॉक है. फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल है. एडिशनल पेड इन कैपिटल इज़ एक्चुअली द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. एंड देन retained earnings हैं. Retained earnings actually they are the earnings which are kept by the firms for their future investments. जो common stock holders को as a dividend पे नहीं किए जा रहे,
उनमें से जो भी जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जो अमाउंट्स ऑफ अर्निंग्स पे नहीं की जाती है उनको हम रिटेन्ड अर्निंग में अकोमोलेट करते हैं, एंड दिस विल मेक टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी। एंड डू कीप इन माइंड कि बैलेंस शीट में एसेट साइड और लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी साइड दे आर बैलेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। And then let's come to the financial statement and the income statement. Here we have net sales, as you can see here, and then cost of goods sold. Cost of goods sold में अगर आपने इसका practice की हो तो we have inventories and different overheads in it, or then we determine cost of goods sold, and when we minus it from our sales we get gross profit, and out of gross profit if we exclude other expenses like for example sales and then other advertisements, commissions and salaries and everything which is being done by the all those expenses जो भी कंपनी अपने during normal course of their operations जो spend करती है, that is if we deduct them from there we get our earning before interest and tax. So actually after deducting all types of expenses direct and indirect from the firm perspective we are left with earning before interest and tax, and then for all our long-term liabilities we have to pay interest. So after payment of those taxes we are left with earning before tax. So and according to the income slabs there are different marginal rates of taxes, so the firms they will determine the tax payable and then they will pay their taxes, so that company gets earning after tax, and out of that earnings the dividends are paid. So dividends, first of all the preferred stockholders they will be paid their dividends, and then common stockholders will be paid dividend, and if something is still kept that will add up into the retained earnings. And here you can see the out of earning after tax of $91,000 a cash dividend is paid $38,000 and still a balance is available there $53,000, and this will go to the retained earnings. And then we discuss the framework of financial analysis कि इसकी implications क्या हैं, इसको हम किस तरह से utilize कर सकते हैं. First of all let's see analysis of the funds need of the firm. एक firm को जो funds required हैं उनको हम किस तरह से analyze करते हैं. इसके अंदर trends और seasonal components हैं. For example, how much funding will be required in the future? Is there a seasonal component? आपने शायद देखा होगा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दे डील इन डिफरेंट कमोडिटीज़ लाइक राइस एंड सम अदर वेजिटेबल्स, तो उनका सीज़न जो है उनके दे आर फिक्स्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल राइस दे कैन नॉट परचेज द होल ईयर, दे विल परचेज इट ओनली इन फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर. तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स फंड्स की हैं दे विल बी रिलेटेड टू द सीज़न. और इसी तरह से किसी कंपनी कोई अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग साइड में है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फॉर द होल ईयर इन सर्टेन इंटरवल्स. और इसके बाद एनालिटिकल टूल्स यूज्ड, द सोर्सेज एंड यूजेज स्टेटमेंट लाइक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड कैश बजट्स. अब इसमें हमने फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है. फॉर एग्जांपल कितना फंड जो है वो किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, कितना फंड जो है वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, और उनकी जो एलोकेशन है, उनकी जो बजटिंग है दैट इज़ आल्सो इन द फंड्स नीड ऑफ द फर्म. सो ये सारे डिसीजन जो हैं वो फंड्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलेट किए जा सकते हैं. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. फर्स्ट वाज to determine the financial need of the firm and then the analysis of financial condition and profitability of the firm. So इसके अंदर हम different ratios use करेंगे. First of all individually and then over time. Individually would mean कि उस particular year के जो भी हमारे पास figures available हैं बैलेंस शीट में या
इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम उनको एनालाइज करते हैं। इसके बाद हम ओवर द टाइम वी रिलेट आवर टेस्ट्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स। उसके बाद इन कॉम्बिनेशन हम इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन वर्ड माइट मीन कि हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स को मिला के कोई टेस्ट अप्लाई करें, और इसके अलावा जो है हम डिफरेंट ईयर्स की फिगर्स जो हैं उनको आपस में कंबाइन करके कोई टेस्ट अप्लाई करें। इसके बाद देयर मे बी सम कंपैरिजंस between the firms and between the industries. So all these things will help us to judge the health of a firm. And at the third place, analysis of the business risk of the firm. So the business risk is actually risk means कि किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी फर्म की जो हेल्थ है उसमें चांसेस क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें रिकवरी होगी, उस पर अर्निंग होगी या इवन उसमें लॉसेस होंगे। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन रिलेट इट फ्रॉम द वर्स्ट कंडीशन टू द बेस्ट कंडीशन। इफ देयर इज अ वॉलेटिलिटी इज बिग, सो दैट इज अ रिस्क। और बिजनेस रिस्क रिलेट्स टू द रिस्क इनहेरेंट इन द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। जो भी किसी फर्म के अंदर के ऑपरेशंस के अंदर जो रिस्क हैं उनको हम जज करते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। और फर्म्स के जो रिस्क हैं दे कैन अकर एट एनी टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फर्म कमोडिटीज़ में ऑपरेट कर रही है, बिजनेस कर रही है, और किसी भी वजह से, किसी डिज़ास्टर की वजह से, मे बी फ्लड की वजह से जो कमोडिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो फर्म जो है दैट मे बी इन अ वेरी वेरी बैड शेप। और इसी तरह से अगर आप किसी भी वार हिट जोन की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक ऑफ सीरिया, सो सीरिया इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, उसके अंदर काइंड ऑफ वॉर इज़ देयर। तो उसके अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग फर्म्स भी हैं उनकी भी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो वीकर हो जाएगी। सो देयर आर डिफरेंट बिजनेस रिस्क, सम आर इनहेरेंट इन द ऑपरेशंस एंड सम दे आर नॉट इनहेरेंट, वो किसी भी वजह से एक्सटर्नल रीज़न से भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो जो इनहेरेंट रिस्क हैं उसमें क्या है, या तो उनकी सेल में वॉलेटिलिटी आ जाएगी, किसी सीज़न में बहुत अच्छी सेल हो जाएगी, किसी में बहुत बुरी सेल होगी। एंड देन वॉलेटिलिटी इन कास्ट, समटाइम्स जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इनपुट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, और समटाइम्स जो इनपुट्स हैं वो चीपर हो जाएंगी। इसकी मिसाल अगर आप एनर्जी सेक्टर में देखें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, तो समटाइम्स गैस प्राइसेस दे फ्लक्चुएट, कि वो कभी तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और कभी उनको ऊपर मे बी विद द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब उसके अंदर कमी की गई, तो देन इट वाज ऑफ काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन। तो उसकी जो कास्ट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। एंड देन प्रॉक्सिमिटी टू ब्रेक इवन पॉइंट, कि कंपनीज जो हैं दे शुड एटलीस्ट अचीव देयर ब्रेक इवन पॉइंट, के उनका जो एक्सपेंसेस जो हैं या वो अचीव कर रही है, एटलीस्ट विद देयर अर्निंग्स दे आर रीचिंग टू द पॉइंट वेयर दे आर नॉट इन लॉस। सो ये सारी चीज़ें दे विल बी हेल्पफुल फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स टू टेक फ्यूचर डिसीजंस। एंड देन यूजिंग ऑल थ्री डिफरेंट एनालिसिस जो हमने डिस्कस किया, एक तो उनकी फंड्स नीड ऑफ द फर्म्स, उसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, और उसका एंड द रिस्क अटैच टू द फर्म्स, they will all help us determining the financing need of the firm. And a financial manager must consider all three jointly when determining the financing need of the firm. तो कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर किसी भी एक कंडीशन को लेके आउट ऑफ दीज थ्री एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। The financial managers must keep all these things in their mind when they are going to take any kind of decision regarding the firms, regarding any future financing needs or any future changes in the operations. And when the managers, they are clear how much they require for the firm, what operations they are going to change and what operations they are going to amend and what new ventures they are going to take, तो उसके हिसाब से वो सप्लायर्स ऑफ कैपिटल के साथ किस तरह से निगोशिएट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर ऑन कंडीशंस। उनके पास स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। सो यूजिंग ऑल दीज एनालिसिस एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो
एक अच्छी पोजीशन में होगा किसी भी कैपिटल प्रोवाइडर के साथ निगोशिएट करने के लिए. एंड द यूजेस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज. Financial ratio is an index that relates to accounting numbers and is obtained by dividing one number by the other. अब हम जो पीछे डिस्कस किया कि हम किस तरह से डिफरेंट अकाउंटिंग नंबर्स को यूजिंग फ्रॉम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हम उनको किस तरह से रिलेट करते हैं, एक को दूसरे से डिवाइड करके हम जो फाइंड आउट करते हैं वो किस तरह से हम करेंगे. नाउ लेट्स सी दैट. And then there are types of comparison. There are internal comparisons and external comparisons. The external comparisons and sources of industry ratios. When we say external comparisons, तो उसमें हम अपनी जो फर्म की रेशियोज हैं उसको कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ या रिलेटेड फर्म्स के साथ. अब डिफरेंट काइंड ऑफ फर्म्स दे आर ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री. अब वो डाटा हमें कैसे अवेलेबल होगा, उसके लिए देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो मुख्तलिफ कंपनीज़ का, मुख्तलिफ फर्म्स का जो एनुअल उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो कलेक्ट करते हैं. एंड देन दे परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स एंड दे इशू सम फिगर्स इन फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. और हम जब अपनी फर्म की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टॉकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ फर्म फॉर एज अ फाइनेंस मैनेजर, तो अब उस फर्म के लिए हम जब कंपैरिजंस करेंगे तो वी कैन गेट डाटा फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएशन, अल्मेनिक ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेशियोज. तो ये वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंपाइल करती हैं डाटा को और उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट्स अप्लाई करके उनको मार्केट के अंदर दे आर अवेलेबल करती हैं. एंड एनीबॉडी हु वांट्स देम दे कैन आइदर परचेज देम और दे कैन सब्सक्राइब देम एज अ यूज़र. और ये फर्म्स जो हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फ़ी चार्ज करती हैं फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डाटाज. And now we have to perform, now let's see what kind of tests we perform while making different financial analysis. First of all, let's talk about liquidity ratio. So as it is clear, liquidity, so all those assets which are liquid, we are talking about them and in what perspective. So here they are balance sheet ratios and we are talking of liquidity ratio. It is the current assets divided by current liabilities. And current assets, as you know, they are cash equivalents, they are the short-term kind of assets, current assets. So we add them all together, the receivables also, and then we divide them with the current liabilities. And what do we achieve with it? For example, in our given balance sheet, we have this figure as our current assets and the denominator of $500 as the current liabilities, and we get a figure of 2.39. Actually 2.39 is divided by 1. So you can see here, for every current liability we have a current asset equal to 2.39. That is, the company can easily pay its current liabilities out of its current assets. You can again I will explain it. For 1 unit of current liabilities, there are 2.39 units of current assets are available. So it shows a firm's ability to cover its current liabilities with its current assets. And then we see different current ratios of the firm, what we are talking as the BW, the Basket Wood Company. Its current ratios in 2007, 6 and 5. So the one we calculated in a previous slide, it is 2.39, and if you look back in 2006 and 2005, so our financial position as far as the current ratio is concerned is improving here. And then let's see what is happening in the industry. If you look at the industry, the figures, they are also on the improving side, but the BW is performing better than the industry. So ratio is stronger than the industry average.
तो इस केस में यूजिंग करंट रेशो द कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर देन द इंडस्ट्री और द रिलेटेड फर्म्स. एंड डू कीप इन माइंड कि सिंपली एक टेस्ट परफॉर्म कर लेने से यू कांट मेक योर फाइनल जजमेंट. आपको डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट एनालिसिस जो हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या आपको बता रहे हैं. सो कीपिंग इन व्यू ऑल द स्टोरी ओनली देन यू कैन मेक योर फाइनल जजमेंट कि कंपनी जो है वो डिफरेंट हेड्स में किस तरह से परफॉर्म कर रही है. एंड नाउ वी टॉक ऑफ लिक्विडिटी रेशो बट एसेट टेस्ट, वी कॉल इट एसेट टेस्ट और क्विक रेशो. इसमें क्या है, हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं उनके अंदर हमने इन्वेंट्री को भी ऐड किया हुआ है. सो इफ़ वी टेक आउट इन्वेंट्री तो जो रिमेनिंग हमारे पास जो एसेट्स बचते हैं दे आर इधर कैश और वेरी मच क्लोज टू कैश. वी कैन राइट अवे सेल दोज एसेट्स टू गेट देम इनटू कैश. सो और देन वी डिवाइड देम विद करंट लायबिलिटीज टू नो कि आउट ऑफ आवर वेरी मच लिक्विड एसेट्स हम अपनी करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकते हैं या नहीं. सो इन दिस केस इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट गिवन इन द बिगनिंग, हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं उनमें से हमने अपने इन्वेंट्री को माइनस करके उसको डिवाइड किया है करंट लायबिलिटीज के साथ. वी गेट एन अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. सो इट मीन्स फॉर एवरी $1 ऑफ करंट लायबिलिटीज देयर इज a most liquid asset of $1 is available. So it shows firm's ability to meet current liabilities with its most liquid assets. And now let's look at the industry. What is there in the industry? So here, if you look from 2005 to 2007, the performance is not good. If as we move from 2005, 6 and towards 7, our asset test ratio is decreasing. It means we are being able to meet our current liabilities with lesser and lesser current assets, most liquid assets. And what is happening in the industry? So industry has better figures than the basket world. So here the ratio is weaker than the industry average. So this is kind of an indicator कि managers जो हैं they should be alarmed कि what is wrong with their processes, what is wrong in their operations, कि वो इंडस्ट्री एवरेज को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे. तो you see कि this type of test actually they ring a bell कि there is something going wrong in the operations and how to rectify them is the job of financial managers. And then if you look at the summary of the liquidity ratio comparisons, so here for the year 2007 the Bretton Woods is performing in the kind of current in the first place it is performing better than the industry, and in the second place it is performing bad. It is not performing as good as the industry is performing. So what is wrong here? हमने सेकंड टेस्ट के अंदर इन्वेंट्री को माइनस किया था. तो इट मीन्स कि इन्वेंट्री की फिगर इतनी हैवी है कि उसने जो रिमेनिंग बैलेंस था उसका जो रेशो है उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि इट वेंट बिलो द इंडस्ट्री. ऑन द वन साइड विद द इन्वेंट्री यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन द इंडस्ट्री, और दूसरे केस में जब आपने इन्वेंट्री को माइनस किया तो आपकी रेशो इतनी वीक हो गई कि वो इवन वेंट बिलो द इंडस्ट्री एवरेज. इट मीन्स the inventory is not being utilized properly. So in the next few slides we will see inventory turnover. So the inventory turnover है it is not better, and strong current ratio and weak asset test ratio indicate a potential problem in the inventory account. Note that this industry has a relatively high level of inventories. And if you look at the graphic representation, the analysis of current ratio, the BW, the firm is performing better than the industry. You can see the red line representing the performance of industry, and the purple line representing the performance of BW over 3 periods. And then if you look at the asset test ratio, BW is performing much lower if you look at this graph. So there should be some check and balance कि what is going wrong
in the inventory side of the company. In summary of the liquidity trend analysis, the current ratio of BW has been rising. At the same time, the asset test ratio has been declining. The current ratio for the industry has been rising slowly. At the same time, the asset test ratio has been relatively stable. This indicates that inventories are a significant problem for BW. So you can see, using these tests, we can pinpoint one of the problems. So by guessing the problem, we can rectify it. And if we don't perform these tests, how somebody or how a financial manager can know where is the problem? And then the next ratio we will be talking here is financial leverage ratio. It is again a balance sheet ratio, and it is debt to equity. That how much financing is from the debt and how much is from the debt shareholders equity. So it is, you can achieve the debt to equity ratio by dividing the total debts with shareholders equity. So it means out of total financing, how much share is from the debt and how much is from the shareholders equity. So the balance sheet, using the balance sheet we saw in the beginning, you can see a total debt of $1,030 and shareholders equity $1,139. So out of it, the proportion is 0.9 to 1. For $1 of shareholders equity, there is $0.9 of total debt. So you can see the makeup of the total capital structure of any firm. And the debt to equity ratios of the BW, the company we are talking, and the industry. So over a number of periods starting from 2005 and 2007, the debt equity ratio is increasing. It means the company is relying more on debts. The share of debts in total capital structure is increasing, whereas if you look at the industry, it is kind of stable. Over 3 periods, it changed from 0.89 to 0.9 and again 0.9. So the BW has average debt utilization relative to the industry average. So it is almost the same thing. So it is performing on the same level as that of other firms operating in the industry. And then financial leverage ratio, debt to total assets. The other type of ratio from the financial leverage ratios, there are different subheads of a financial leverage ratio. One we discussed before, debt to equity ratio, and then the next financial leverage ratio is debt to total assets ratio. That what is makeup of total debt in the total assets. So if you look at these figures, you can see here for each unit of asset, the total debt is $0.47. It means that how efficiently a firm can utilize the debt to convert it into assets. So it shows the percentage of the firm's assets that are supported by debt financing. हमारे पास, and the remaining 0.53, it is being financed by the shareholders equity. So you can see the total assets, almost half of the assets, they are financed by the debts. So if you look at the industry pattern, so it is almost the same as that of the industry average. So there is no figure which can raise some alarm, and the financial manager should pay some more attention to it. And then again, financial leverage ratio, and this time we call it total capitalization. Total capitalization is actually the total long-term liability debts plus the equity. And we get it by dividing the total long-term debts with total capitalization. The long-term debt, you can see here, it is $530, whereas total capitalization, which includes the long-term debt as well, this $530, they are also included in the figure here, 1,669. It includes the equity and the long-term debt. So you can see here
the ratio which we call financial leverage ratio, it is 0.32. So out of one total capitalization, the share of long-term debt is 0.32. So it shows the relative importance of long-term debt to the long-term financing of the firm. And if you look into the industry pattern, so it is not much different. So you see almost the same figures here, ranging from 30 to 31 and 32. The BW has average long-term debt utilization relative to the industry average. So there is not much difference. And the next is coverage ratios. So coverage ratios, as it is clear from the word, कि मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को किस तरीके से कवर किया जा सकता है यूजिंग डिफरेंट फिगर्स आउट ऑफ आवर बैलेंस शीट और द इनकम स्टेटमेंट. सो एक्चुअली these are the income statement ratios because different expenses, they are reported in the income statement, and how can we recover them out of our profits. So first of all we are talking about interest coverage ratio. So here we can get the interest coverage ratio by dividing the earning before interest and tax with our total interest charges. कि हमारे पास जो इनकम है, जो फर्म की इनकम है बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसको अगर हम डिवाइड करें अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के साथ, तो इट वुड रिप्रेजेंट कि कंपनी या फर्म उनके पास कवरेज कितनी अवेलेबल है. सो इन दिस केस इफ यू लुक हियर, फॉर ईच यूनिट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, देयर इज $3.56 of income is available. So the company is not in a bad shape as far as the interest coverage is concerned. So it indicates the firm's ability to cover interest charges. And if you look at the industry average, you can see here the performance of BW in 2005 is much better, but after that it is reducing. It is not performing as good as it should be. But if you look at the figures in the industry, they are relatively stable here and relatively growing also. So there is something wrong here, that the interest coverage using the earning before interest and tax, industry is performing better than the firm we are talking, BW. BW has below average interest coverage relative to the industry average. So it should raise some signals for the financial manager कि कहाँ पे कोई problem है. And if you look at the trend analysis of interest coverage ratio, you can see here the BW started very well in 2005, but again in then 2006 and 2007 it went below the industry average. The summary of the coverage trend analysis, the interest coverage ratio for BW has been falling since 2005. It has been below industry average for the past 2 years. So only 1 year in 2005 it was better, and the next 2 years it is below the industry average. This indicates that low earnings for the earning before interest and tax may be a potential problem for the BW. So इसमें earnings जो हैं वो किस तरह से fluctuate हो रही हैं, you can look into it. And we know that debt levels are in line with the industry average, and you keep in mind कि हमारे जो debt levels थे वो industry average के साथ in line है, almost the same है. And the summary of today's lecture, what we discussed today is about the liquidity ratios we discussed. And in our liquidity ratios हमने discuss किया था current ratios को और quick रेशियो जिसको हम एसेट टेस्ट रेशियो कहते हैं. और बिफोर इवन डिस्कसिंग दीज रेशियोज हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजर जो हैं वो किस तरह से डिसाइड करते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस कि उनके फर्म की फंड्स रिक्वायरमेंट क्या है, यूजिंग डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके डिफरेंट टेस्ट को यूज़ करते हुए फर्म की फंड रिक्वायरमेंट को डिटरमिन कर सकते हैं. उसके बाद फर्म की
इंटरनल कंडीशन कैसी है, फर्म्स की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है, यूजिंग डिफरेंट रेशोज़, और हम उन रेशोज़ का कंपैरिजन करते हैं इंडस्ट्री एवरेज के साथ या उसी फर्म के साथ, उसी रिलेटेड फर्म्स के साथ जो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, कि कंपनी कहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर रही है और कहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सो कीपिंग इन व्यू ऑल दीज थिंग्स, फाइनेंशियल मैनेजर जो हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। एंड देन फाइनेंस मैनेजर जो हैं बेस्ड अपॉन ऑल दीज फैक्ट्स उसका सप्लायर्स के साथ उसको किस तरह से परसीव करते हैं, दे कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, और उसके बाद वो फाइनली दे डिटरमिन कि फर्म जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या कितनी फंडिंग चाहिए, और कौन से प्रोजेक्ट जो है वो दे आर एडिंग नेगेटिवली टू द अर्निंग्स, उनको या तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए या उनको उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कोई नई मशीनरी को इंस्टॉल करना चाहिए। तो इस तरह के डिसीजंस जो हैं दे विल टेक द फाइनेंस मैनेजर टुवर्ड द कैपिटल प्रोवाइडर्स, के कैपिटल प्रोवाइडर जो हैं वो उनको इजी और चीप फंडिंग प्रोवाइड करें ताकि कंपनी उनको बेस्ट यूटिलाइज करके अपने स्टॉक होल्डर्स की या ओनर्स की या शेयर होल्डर जिनको हम कहते हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सके। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट फंड्स, एक्चुअली दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ ऑल दीज टेस्ट, कि अगर कंपनी या फर्म अपने फंड्स का बेस्ट यूटिलाइज कर रही है एंड दिस विल बी एविडेंट फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट, और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऑल द स्टेक होल्डर्स दे विल बी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, और फर्म के लिए फंड अवेलेबल करना और चीपर फंड अवेलेबल करना इट विल नॉट बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। और जब हम कहते हैं कि चीपर फंड को अवेलेबल करना तो इट मीन्स कि कंपनी का जो रिस्क है दैट इज़ नॉट वेरी हाई, और जो कंपनी स्टेबल कंपनीज हैं विद गुड हेल्थ उनके लिए चीपर फंड्स का अरेंज करना that is easier than the firms which are in a bad shape. So when we talk of different tests, we talked about liquidity ratios and then we talked about leverage ratios. In leverage ratios we looked into debt to equity. It was represented by dividing the total debts with the shareholders equity. हम इसमें देख सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितने परसेंट डेट है और उसमें कितने परसेंट शेयर होल्डर्स इक्विटी है। तो वो कंपनीज जो डेट पे ज़्यादा रिलाई कर रही हैं उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और वो कंपनीज जो शेयर होल्डर्स इक्विटी पे ज़्यादा रिलाई कर रही हैं उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं और इनका मतलब क्या है। अगर तो कंपनी के पास कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट की रेशो ज़्यादा है, इट मीन्स कि जो भी कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं उनको फर्म की परफॉर्मेंस में या फर्म की हेल्थ में कॉन्फिडेंस है, इसीलिए द फर्म कैन ईजिली अरेंज डेट्स। और जब डेट्स ज़्यादा होंगे किसी भी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में तो इसका मतलब है कि कंपनी को इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करना पड़ेंगे। तो इसमें कंपनी के पास दो चीज़ें बड़ा ज़रूरी हैं, एक तो ये कि उसकी कवरेज रेशो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है आउट ऑफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसकी कवरेज रेशो अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा कंपनी को एडवांटेज ये होता है कि व्हेन द कंपनीज दे पे इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट इज पेड बिफोर पेइंग द टैक्सेस, कीप इन माइंड कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ कंपनी को या फर्म को एक बेनिफिट ये है कि बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड्स they can reduce the amount of tax they are going to pay। और जबकि दूसरे केस में अगर शेयर होल्डर्स की इक्विटी ज़्यादा है इट मीन्स कि कंपनी ने का इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा लेकिन कंपनी को जो डिविडेंड्स पे करना है वो ज़्यादा होंगे। और कीप इन माइंड कि डिविडेंड जो है इट इज़ नॉट अ टैक्स डिडक्टिबल, आपको टैक्स पे करने के बाद डिविडेंड पे करना है। तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ कैच हैविंग अ हायर percentage of debt in total capital structure। And then debt to total assets, we can achieve this ratio by dividing total debts with total assets। अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि total assets जो हैं for every unit of total asset how much debt is there,
और इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि डेट को कितना एफिशिएंटली फर्म जो है वो एसेट कन्वर्जन में यूज़ करती है। उसके बाद हमने कवरेज रेशो को डिस्कस किया। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस वुड मीन कि आपके पास कितनी अर्निंग अवेलेबल है टू कवर योर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।